बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, के हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फिज़िक्स यूनिट नंबर 3 के साथ वकार अंजुम आपकी खिदमत में हाजिर है। स्पेशली न्यू 9th क्लास आप लोगों की ऑनलाइन स्टडीज़ जो है वो हमने स्टार्ट कर दी हुई है। इससे पहले जो है वो आपने रिवीजन असेसमेंट की, फिर आपके असेसमेंट पेपर हुए दिसंबर टेस्ट, और उसके बाद अब आपकी जो है ये प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हुई हैं, जिनको आपने बिल्कुल सीरियस होकर डेली बेसिस पर क्या करना है, आपने इनको स्टडी करना है और इसका फीडबैक भी देना है। आपके डेली जो है वो 4 लेक्चर्स अपलोड होंगे, जो है वो 2 साइंस सब्जेक्ट्स के, 2 आर्ट्स के, और उसके बाद जो भी उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप वो उस कंसर्न पर्सन से जो है वो क्यूरीज अपनी पूछ सकते हैं। अच्छा, इससे पहले आप लोगों ने 2 चैप्टर्स फिज़िक्स के कंप्लीट कर लिए हुए थे। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो होगा चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है डायनामिक्स। ठीक है, फ़िज़िक्स का लेक्चर जब भी आपने स्टार्ट करना है उससे पहले आपके पास रफ़ रजिस्टर होना चाहिए, हाइलाइटर, पेंसिल और कैलकुलेटर होना चाहिए, क्योंकि साथ साथ जो है वो हमने एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स जो हैं वो भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो फिर चैप्टर नंबर 3 ओपन करें जी। पेज नंबर है आपके पास 55, जिसका नेम है डायनामिक्स। 56 पेज से आप देखेंगे कि ये हमें क्या कुछ जो है वो इस चैप्टर में सुनने को मिलेगा। 57 पेज पर आप देखेंगे वो कहता है कि जो काइनेमेटिक्स था, जो हमने इससे प्रीवियस चैप्टर नंबर 2 हमने जो डिस्कस किया था, उसमें हमने स्टडी किया था चेंज इन मोशन ओनली। और आपको ये पता होगा कि आपने टाइप्स ऑफ मोशन देखा, फिर इक्वेशन ऑफ मोशंस को आपने डिस्कस किया, फिर अंडर ग्रेविटी आपने डिस्कस किया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन देखा। तो वो जितनी भी चीज़ें थी वो आपने ये देखा कि काइनेमेटिक्स यानी कि जो भी मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट की थी वो कैसी थी और वो किस टाइप की थी, वो किस नौइयत की थी। ठीक है, बट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द चेंजेस इन मोशन इन ऑफ अ लिटिल वैल्यू विदाउट नोइंग इज कॉजेज। और उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस नहीं की थी कि ये जो वाइब्रेटरी मोशन आ रही है, ट्रांसलेटरी मोशन आ रही है, रैंडम मोशन है, ये किस वजह से है, उसकी कॉज नहीं हमने पता की। हमने सिर्फ उस मोशन को डिस्कस किया और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था और बस। लेकिन वो कहता है कि अब हम क्या करेंगे, हम मोशन को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जानते हुए कि उस मोशन के आने की वजह क्या है, सबब क्या है, और इस टर्म को हमने क्या नाम दिया, डायनामिक्स का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आपको पेज नंबर 57 पर एक डेफिनेशन नज़र आ रही होगी डायनामिक्स की, जिसको आप अंडरलाइन कर लें कि ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द कॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड डायनामिक्स. In this unit, we shall study momentum and investigate that causes a change in the motion of body. What role the mass of a body physics in motion? The inquiry leads us to concept of the force. We shall also find the study laws of motion and their applications. So हम इस चैप्टर में फोर्स के बारे में, मोमेंटम के बारे में, लॉज ऑफ मोशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिस्कस करेंगे, फ्रिक्शन के बारे में देखेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में देखेंगे, और इसी से टाइप रेलिवेंट चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो जी, सबसे पहला जो आर्टिकल है वो हो गया जी फोर्स। फोर्स क्या कहता है जी, आपके पास 3.1 आर्टिकल है फोर्स। फोर्स आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, आपने ये वर्ड पहले भी सुना हुआ है, इसके यूनिट भी आपने पहले सुने हुए। फोर्स आम तौर पर जब जनरली आप कहेंगे जी फोर्स क्या, आप कहेंगे सर फोर्स हम लेते हैं जी ताकत, ज़ोर। अच्छा जी, क्या करने के लिए? सर हम इस तरह करते हैं किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, किसी भी चीज़ को धकेलने के लिए, या किसी भी चीज़ को रोकने के लिए। बिल्कुल बात ऐसी ही है, जब भी आपको किसी चीज़ को रोकना होगा तो फोर्स लगाएंगे, जब किसी चीज़ को चलाना होगा तो फोर्स लगाएंगे। अगर आप ये कहते हैं कि मैं फोर्स, जिसको आप कहते हैं जोर या ताकत, ना लगाऊं और उस चीज़ में चेंज आ जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा चाहे आप खेल रहे हैं, खेलने के लिए भी आपको फोर्स की ज़रूरत है। लेट्स सपोज कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपके पास जो बॉल आती है उसको अगर आपने किसी एक डायरेक्शनल शॉट देनी है तो आपको एक उस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आप गोलकीपर हैं तो आपको फुटबॉल को रोकने के लिए भी लगानी पड़ेगी फोर्स। अच्छा, सम टाइम फोर्स सेम डायरेक्शन में लगानी पड़ती है जिस डायरेक्शन में आपने काम लेना होता है, सम टाइम हमें फोर्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन लगानी पड़ती है उसको रोकने के लिए। डेफिनेटली अगर कोई चीज़ मेरी तरफ आ रही है और मैंने उसको रोकना है तो मैं उसको वापस पुश करूँगा कि ताकि ये चीज़ रुक जाए, ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा। और अगर मैंने किसी चीज़ को आगे की तरफ धकेलना है और वो ऑलरेडी जा रही है और मैंने उसको थोड़ा सा और एक्सेलरेट करना है, उसको और ज़रा मूव करवाना है फास्टली, तो मैं क्या करूँगा, तो उसको उस तरफ जोर लगाऊंगा। ठीक है, तो फोर्स के कुछ बेसिक ये कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि आपने फोर्स लगाई
और आपके मुताबिक काम हो गया। कैसे? आपने फोर्स लगाई, ये बोर्ड मार्कर है, आप फोर्स लगा रहे हैं, ये बोर्ड मार्कर मूव कर रहा है, आप कहेंगे वो जी क्या हुआ, ये फोर्स लगाया, बोर्ड मार्कर ने मूव किया, आप कहेंगे जी फोर्स लगाने से बॉडी में मोशन पैदा होती है। व्हाट अबाउट द वॉल? ये वाइट बोर्ड है, इसके पीछे दीवार है, मैं अगर इसको ज़ोर लगाता हूँ, जितना भी लगा लूँ, आप सब भी मेरे साथ आकर मिलकर लगा लें, क्या ये मूव करेगी? नहीं करेगी। फोर्स लग रही होगी लेकिन उसका रिजल्ट नहीं होगा। तो इसलिए फोर्स ज़रूरी नहीं है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव ही करवाए। वो सम टाइम ऐसा होता है कि फ़ोर्स लग रही होती है लेकिन हमें पता नहीं लग रहा होता, लेकिन उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट ज़रूर हो रहा होता है, लेकिन नेट रिजल्ट जो है वो ज़ीरो हो रहा था। तो ये दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो अब आप देखें, ज़रा रीड करते हैं। वो कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस आर फंडामेंटल इंपॉर्टेंस इन अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ द मोशन of a body. Before we discuss these law, it is appropriate to understand various terms such as force, inertia and momentum. तो सी फोर्स हम पढ़ने जा रहे हैं। We can open a door either by pushing or pulling it. In figure show a man pushing a cart. Push or may move over the cart or change the direction of motion. हाँ, जब आप किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं वो बाज़ का मूव भी करती है और समटाइम वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर जाती है। ठीक है, बैट्समैन जो है वो फिगर में दिखाया गया चेंज कर सकता है डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल बाय पुशिंग इट विद इट्स बैट। मैंने आपसे डिस्कस किया, अगर आपने बैट की मदद से खेलना है और अगर आपने एक बॉडी को एक शॉट देनी है तो डेफिनेटली स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर आपको उसको फोर्स लगानी पड़ेगी। अ फोर्स में नॉट ऑलवेज कॉज अ बॉडी टू मूव। यही बात मैंने अभी आपको अंडरलाइन कर लिया कि ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त लगने वाली फोर्स या हर बॉडी पर लगाई जाने वाली फोर्स उसकी मोशन का सबब बने। लुक एट द पिक्चर शॉन इन फिगर। वो कहते हैं पिक्चर में देखें, जो कि आपके पास बुक में 3.3 है। अ बॉय इज पुशिंग अ वॉल एंड इज ट्राइंग टू मूव इट। वो कहता है कि एक शख्स जो है वो एक वॉल को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है और उसको मूव करने की कोशिश कर रहा है। कुड ही मूव द बॉल? नहीं, ये बिल्कुल भी वॉल को जो है वो मूव नहीं करवा सकता। अ गोल कीपर नीड्स अ फोर्स टू स्टॉप अ बॉल कमिंग टू हिम एज शोन इन फिगर। दस वो अंडरस्टैंड दैट। और गोल कीपर को भी क्या करना पड़ता है, बॉल अपने पास जो आ रही होती है उसको रोकने के लिए भी क्या लगानी पड़ती है, फोर्स लगानी पड़ती है। सो 58 पेज पर जो अब तक हमने जो कंक्लूड किया फोर्स के मुतालिक, हमने क्या इसकी डेफिनेशन हम निकालेंगे कि फोर्स वो चीज़ है मूव्स और टेंड टू मूव, जो कि हरकत में लाती है या लाने की कोशिश करती है। स्टॉप और टेंड द स्टॉप, रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। क्योंकि हम ज़रूरी नहीं होता हर बार फोर्स लगाएं और चीज़ रुक भी जाए, हम ट्राई कर सकते हैं, वो रुक भी सकती है और नहीं भी, डिपेंड करता है कि कितनी स्पीड से चीज़ आ रही है और हमने कितनी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की। द मोशन ऑफ अ बॉडी, किसको, मोशन ऑफ द बॉडी को। द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। और ये सिर्फ क्या नहीं कर सकती, रोक या हरकत में नहीं लेकर आ सकती, बाकायदा ये उसकी डायरेक्शन को भी चेंज करती है। अब वही कहता है व्हाट हैपन व्हेन यू प्रेस अ बैलून। वो कहता है बैलून को लेकर प्रेस करें तो क्या होगा। डेफिनेटली जब आप बैलून को प्रेस करेंगे दोनों साइड से तो उसके जो एयर का प्रेशर है वो डिस्टर्ब होगा, तो वो दोनों प्रेस होंगे, आपको इलास्टिक लिमिट होगी तो वो होगा, जैसे आप उसको छोड़ेंगे तो वो वापस आएगा। ठीक हो गया। यू कैन कट एन एप्पल विद अ नाइफ बाय पुशिंग इट ऑन अ शार्प एज इनटू एन एप्पल। द फोर्स कैन आल्सो चेंज द शेप और साइज ऑफ अ बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। तो बैलून को दबाने से भी उसकी शेप चेंज होती है। एप्पल को कट करना है तो फोर्स लगानी पड़ेगी और उससे एप्पल जो है वो आपका कट हो जाएगा, तो उसकी भी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बॉडी के अंदर आपने हरकत लेकर आनी है, किसी भी बॉडी को आपने रोकना है, किसी भी बॉडी की डायरेक्शन चेंज करनी है, या किसी भी बॉडी की या ऑब्जेक्ट की आपने क्या करनी है, शेप चेंज करनी है, तो आपको जो चीज़ चाहिए होगी किसी भी टर्म पर वो लग रही होगी, वो एक्चुअल में क्या कहलाएगी, फोर्स कहलाएगी। ठीक हो गया। ये दूसरी टर्म है हमारे पास इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या चीज़ है, अब आप ये नोटिस करेंगे कि जब आप किसी चीज़ को डिस्टर्ब करते हैं, फोर्स लगाते हैं, उसको मूव करवाने की कोशिश करते हैं, तो वो इजीली नहीं हो जाता। वो ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस देता है। जितना ऑब्जेक्ट ज़्यादा रेजिस्टेंस देगा उतनी ज़्यादा हमें फोर्स रिक्वायर्ड होती है उसको हिलाने के लिए। सपोज डैट मैं ये बोर्ड मार्कर तो बहुत इजीली इधर से उधर कर रहा हूँ, ये भी इनर्शियल प्रॉपर्टी रखता होगा, लेकिन मेरी क्योंकि फोर्स ज़्यादा है तो मुझे फील नहीं हो रहा। थोड़ी भारी चीज़ ले लें, थोड़ी और भारी चीज़ ले लें, बड़ी ट्रॉली ले लें, इवन दो के साइकिल ले लें, बाइक ले लें, और फिर अगर आप किसी कार को हिलाने की कोशिश करते हैं तो आप कहेंगे फोर्स तो लग रही है, लेकिन ये फोर्स जा कहाँ रही है, ये चीज़ मूव क्यों नहीं कर रही, इवन दो का ये हिल भी क्यों नहीं रही।
तो इसका मतलब ये हुआ, हमने ये देखा कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने की कोशिश करते हैं या मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करते हैं तो वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस देता है। ऑब्जेक्ट रेजिस्ट करता है कि मैं जिस मोशन में हूँ मुझे रहने दिया जाए। उस रेजिस्टेंस का नाम क्या है? इनर्शिया है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि लाइटर होता है इजीली मूव कर जाता है। हैवियर ऑब्जेक्ट को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि उसकी इनर्शियल प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट द चेंज इन इट, टू रेजिस्ट द चेंज इन इट, वो क्या होती है? ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा फोर्स दरकार होती है। तो इनर्शिया जो है हम पढ़ते हैं, वो कहते हैं, गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया, साइंटिस्ट का नेम है, कि इट इज़ ईजी टू मूव और स्टॉप लाइट ऑब्जेक्ट देन हैवियर वन। वो कहते हैं बहुत ईजी है, लाइट सी चीज़ को आप आराम से उठा कर एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं। जो हैवियर होते हैं उनको हमें ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत पड़ती है। हैवियर ऑब्जेक्ट आर डिफ़िकल्ट टू मूव। वो कहते हैं हैवियर्स को बहुत मुश्किल होता है मूव करवाने के लिए, बट इफ़ मूविंग देन डिफ़िकल्ट टू स्टॉप। और अगर आप किसी तरह हैवियर ऑब्जेक्ट को ज़ोर लगा के क्या कर लें, मूव करवा ही दें, उसके बाद उसको फिर रोकना क्या हो जाता है? उतना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जितनी फोर्स दरकार है किसी भी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए, डेफिनेटली उतनी ही दरकार होती है उसको क्या करने के लिए? रोकने के लिए। ठीक हो गया। फिर न्यूटन ने कहा कि कंक्लूड दैट एवरी बॉडी रेजिस्ट टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। हर ऑब्जेक्ट जो है वो अपने अंदर आने वाले चेंज को क्या करता है? रेजिस्ट करता है, रोकता है। और उसने ही कॉल्ड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एज इनर्शिया। और उसने इस प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया? इनर्शिया का नाम दिया। अब इनर्शिया आए तो आपने परेशान नहीं होना। इनर्शिया सिर्फ वो प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी मटेरियल की, किसी भी बॉडी की, जो कि क्या करता है? रेजिस्ट करता है अपने अंदर चेंज लाने को। ही रिलेटेड द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी विद इट्स मास, एंड ग्रेटर द मास ऑफ अ बॉडी डेफिनेटली ग्रेटर इज द इनर्शिया। और हमें ये पता है जितनी हैवी, जितने मास ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इनर्शियल प्रॉपर्टी होगी। मैंने भी आपको बताया, साइकिल को मूव करना आसान, बाइक को थोड़ा मुश्किल, कार को उससे मुश्किल, ट्रक को बहुत ज़्यादा मुश्किल। तो जितना ज़्यादा मास आप इंक्रीज़ करते जाओगे उतनी ज़्यादा उस ऑब्जेक्ट की और इनर्शियल पावर क्या होती रहेगी? ज़्यादा होती रहेगी। और उसके अंदर चेंज लाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स की दरकार होगी। तो इनर्शिया ऑफ अ बॉडी is its property due to which it resists any change in its state of rest or motion. अंडरस्टैंड करेंगे? तो अभी तक हमने दो चीज़ें पढ़ी, फोर्स, फिर हमने देखा कि फोर्स हम लगाते ही क्यों हैं, क्योंकि हमें क्यों पता लग गया क्यों लगाते नहीं, क्योंकि हर बॉडी के अंदर क्या होती है? इनर्शियल पावर होती है, इनर्शियल प्रॉपर्टी होती है, जो कि उस ऑब्जेक्ट को मूव करवाने से या रोकने से क्या करती है? रोकती है, चेंज नहीं लाने देती, इसलिए हमें फोर्स दरकार होती है। अच्छा, अब इनर्शियल प्रॉपर्टी की कुछ एग्जांपल्स उसने एक्सपेरिमेंट दिए। उसने कहा कि आप एक गिलास लें, आप घर में भी कर सकते हैं, एक गिलास लें अपना एम्प्टी, और उसके ऊपर आप क्या रखें? एक कार्डबोर्ड रखें और उसके दरमियान में बिल्कुल सेंटर में कॉइन रखें, जैसे कि आपको दिखाया गया। अच्छा, अब होता क्या है कि अगर आपने इनर्शिया की क्या मतलब? इनर्शिया का मतलब ये है कि ये जो कॉइन है ये गिलास के नीचे अंदर गिर जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो कार्डबोर्ड जो रखा हुआ, अगर आप फिगर में देख रहे हैं तो उस कार्डबोर्ड के ऊपर कॉइन है, नीचे एम्प्टी है, तो जैसे अब कार्डबोर्ड ने उसको क्या किया हुआ? रोका। अब अगर मैं किसी तरह इस कार्डबोर्ड को एकदम हटा लूँ तो ये क्या करेगा? ये वहीं पड़ा हुआ होगा, और जब क्योंकि ये यहाँ से हटेगा तो ये नीचे इसको एम्प्टी स्पेस मिलेगी, ये नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब ये कार्डबोर्ड के साथ मूव नहीं करेगा। लेकिन उस सूरत में जब आप बहुत तेज़ी से जर्क के साथ जो है वो कार्डबोर्ड को हटाएंगे, तो उसने गिलास लिया, उसके ऊपर कार्डबोर्ड रखा, ऊपर एक कॉइन रखी, उसने ऐसे जर्क मारा, तो जैसे उसने स्पीडली किया तो वो नहीं साथ आया, वो कहता है मैंने वहीं पड़े रहना, क्योंकि वो रेजिस्ट करता है अपने अंदर मूव का। हाँ, अगर आपने जर्क सही नहीं करेंगे वो एक अलग इशू है कि उसको भी जर्क लग गया तो वो भी साथ। इस तरह करना है कि बस आपने कार्डबोर्ड हटाना है तो वो कॉइन फौरी तौर पर क्या होगा? गिलास के अंदर गिर जाएगा। ठीक। दूसरा उसने कहा इसी तरह करेंगे, पीस ऑफ पेपर लें आप, उसके ऊपर डिफरेंट कॉइन्स रख दें। डिफरेंट कॉइन्स रखने के बाद आप क्या करें? उसको एंड में आकर इतनी तेज़ी से करेंगे तो वो पेपर तो बाहर निकल जाएगा और वो जो कॉइन्स हैं वो वहीं की वहीं पड़ी रहेंगी। इसका मतलब यह है कि बॉडी जो है अपने अंदर चेंज लाने को क्या करता है? रेजिस्ट करता है। अगर आप उसको इस तरह करेंगे तो वो क्या करेगी? अपनी उसी पहले वाली हालत में रहेगी। और सेम केस फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो इस तरह जो है वो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के साथ भी होता है। ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं, डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट, डैट इज कॉल्ड मोमेंटम। ओके जी, मोमेंटम क्या चीज़ है? अब
जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हम देखते हैं कि बॉडी की स्पीड है, स्पेसिफिक कोई स्पीड होती है, गाड़ी भी चल रही होती है, ट्रक भी चल रहे होते हैं। तो आपने वैसे कभी नोट किया है, अगर आप कभी मोटरवे पर गए हों तो आमतौर पर आपने देखा होगा कि कुछ हैवी ट्रक्स जो हैं वो भी जा रहे होते हैं, लोडेड ट्रक्स होते हैं, और आपकी गाड़ियाँ भी जा रही होती हैं बड़ी 120 की स्पीड से आप लोग जा रहे होते हैं, और वो ट्रक जो है वो बड़ा आराम से इतने आराम से जा रहे होते हैं, आप कहते हैं मैं पैदल उतर के भी ना इससे थोड़ा सा आगे निकल सकता हूँ, इतना बड़ा ट्रक है और इतनी कम स्पीड है, ये समझ से बाहर है। होता ये है कि दो चीज़ें जो हैं, मोमेंटम का मतलब असल में आएगा मूवमेंट से निकाला है उन्होंने, क्या कि जब भी कोई चीज़ मूव कर रही होगी तो उसके अंदर दो चीज़ें होंगी। आप सबसे पहले देखते हैं कि किस स्पीड से मूव कर रही है, तो कुछ चीज़ें बहुत स्पीड से मूव कर रही होंगी और कुछ चीज़ें बहुत हल्की मूव कर रही होंगी। लेकिन अगर कोई चीज़ बहुत स्पीड से मूव कर रही है, ज़रूरी नहीं है कि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो। इम्पैक्ट का मतलब यह है कि वो किसी चीज़ से टकराए और टकराने के बाद कोई नुकसान करे, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है और उसका इम्पैक्ट ना ही हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। बुक वाले ने तो वैसे बुलेट की एग्जांपल लिया, लेकिन बुलेट तो क्योंकि इम्पैक्ट उसका ज़्यादा होता है। मैं अब आपको बताता हूँ कि अगर आप एक रोल करें पीस ऑफ पेपर यानी कागज़, उसको इसी तरह बहुत ज़्यादा ऐसे कर लें, या आपके पास जो एक बॉल होती है जिसके अंदर एयर फिल्ड होती है, वो आराम से लाइट सी बॉल होती है, बच्चों को खेलने के लिए देते हैं, उसका इम्पैक्ट ऐसा नहीं होता। मतलब उसको आप पकड़ के ज़ोर से आप सामने दीवार पर मारते हैं या सामने शीशे पे लग जाती है तो वो लग कर वापस आ जाती है। मैं उस बॉल की बात कर रहा हूँ जो कि जिसके अंदर एयर फील्ड होती है, मैं टेनिस बॉल की बात नहीं कर रहा। तो वो ये होती है कि बॉल तो जाती स्पीड में है, लेकिन स्पीड में जाने के बाद जब वो लगती है, लगने के बाद क्योंकि उसके अंदर वैक्यूम होता है तो वो उससे प्रेस होती है, यूँ प्रेस होकर साथ ही वापस आ जाती है। वो इतना नुकसान नहीं करती, आपके शीशे की बचत हो जाती है, वो नहीं टूटता। लेकिन अगर आप वही बॉल उसी तरह की हार्ड बॉल ले लें और उसको उससे कम स्पीड से हल्का सा यूँ करके मारें, लेकिन वो जो हल्की सी भी होगी वो जाके शीशे पे लगेगी, उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होगा ड्यू टू इट्स मास। वो क्या करेगी, उसको ब्रेक कर देगी। सिमिलरली बुलेट हैज़ अ स्मॉल मास, बहुत कुछ ग्राम्स में होती है बुलेट, गोली की मैं बात कर रहा हूँ। वो पिस्टल से फायर होती है, डेफिनेटली अगले बंदे की तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, इतना इम्पैक्ट होता है। और इसके बरक्स आप देखते हैं हैवी लोडेड ट्रक जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड भी जा रहा होता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट भी ऐसे ही होता है कि अगर वो किसी चीज़ से लगता है खुदा न खास्ता तो उसको रोकने में भी टाइम लगता है। अब ये शायद आपको थोड़ी सी कभी कन्फ्यूजन होगी, मैं अब आपको इसको ज़रा डिटेल बताता हूँ। मोमेंटम कहता है कि जी बराबर है जी मैस एंड वेलोसिटी। क्या है जी, मैस एंड वेलोसिटी। क्रॉस में लगाया इसे तो हम भी आएंगे। अब मोमेंटम मैंने अभी आपको बताया, ये वो चीज़ है जो कि प्रोडक्ट है मैस का और वेलोसिटी का। अब मोमेंटम है क्या चीज़? मोमेंटम है द इम्पैक्ट ऑफ द बॉडी, जो हमें जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं ना उसका जो हमें कंक्लूजन रिजल्ट मिलेगा ना, समझे मोमेंटम वो चीज़। सपोज बुलेट फायर की तो एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट ये नुकसान हुआ, ये मोमेंटम था बुलेट का। ट्रक मूव कर रहा है, स्लो कर रहा है या फास्ट कर रहा है, हमें इससे गर्ज नहीं। जब वो किसी चीज़ से खुदा न खास्ता टकराता है तो वो कितना नुकसान करता है, ये उसका मोमेंटम है। अब ये मोमेंटम पैदा कैसे होता है, उसके अंदर जनरेट कैसे होता है? वो जनरेट होता है मैस एंड वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मैस ज़्यादा है तो भी मोमेंटम क्या होगा? ज़्यादा। अंडरस्टैंड करें। और जिसका मैस ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ऑटोमेटिकली क्या होगी? कम होगी। अब इसके बरक्स करेंगे, जिसका मैस कम होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो मोमेंटम फिर क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब मेरा ख्याल है आपको ये बात ज़्यादा इजीली समझ आ गई होगी कि चाहे किसी ऑब्जेक्ट का मैस ज़्यादा हो तो भी इम्पैक्ट मोमेंटम ज़्यादा, और अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तब भी। लेकिन ये क्या होगी, दोनों चीज़ें ज़्यादा नहीं हो सकती कि आप कहें जी ट्रक, हैवी ट्रक, बहुत ज़्यादा लोडेड ट्रक, वो भी उसी स्पीड से मूव करे जिस स्पीड से बुलेट मूव करते हैं। ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप इसको अटेन करते हैं तो फिर तो तबाही है बहुत ही ज़्यादा। एक तो उसको जनरेट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी, तो वो नहीं हो। आपको या तो मैस ज़्यादा मिलेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी वेलोसिटी कम होगी, लेकिन जितना ज़्यादा मैस होता है उतनी ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी उसको क्या करवाने के लिए? मूव करवाने के लिए। वही फोर्स तो क्या बनती है?
मोमेंटम का सबब बनती है। जब वो किसी चीज़ से खुदा न खास्ता टकराता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो उसको रोकने के लिए भी उतनी ही फोर्स चाहिए होती है जितना उसको स्टार्टअप लेने के लिए लिया। हैवी इंजन्स लगे हुए होते हैं, हमें बज़ाहिर लगता है कि बहुत कम स्पीड से जा रहा है, लेकिन उसको रोकने के लिए हमें उतनी ही ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है। और अगर उसका एक्सीडेंट होता है या ब्रेक फेल होती है, तो जब तक जितना मोमेंटम उसके अंदर कंजर्व हुआ था, जब तक वो सारे का सारा इम्पैक्ट दूसरी जगहों पर नहीं चला जाएगा, नेचुरल फोर्सेस से वो नहीं रुकेगा। और आप देखें कि हैवी लोडेड ट्रक का खुदा न खास्ता कहीं टकराव होता है तो वो अच्छा खासा नुकसान दूर तक जाके करता है, क्योंकि उसके पास अच्छी खासी पावर जो है वो अंदर स्टोर हुई हुई होती है इन टर्म ऑफ वो स्टार्टिंग टॉर्क जो हमने उसको स्टार्ट में दिया हुआ होता है। और बुलेट अगर मैस कम है और उसको आप हाई वेलोसिटी से मूव करवाते हैं तो डेफिनेटली फिर वो स्पीड अप जाती है, उसको भी रोकना उसी तरह मुश्किल होता है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी स्पीड तेज़ से आ रही थी, तो वो डेफिनेटली वो भी उसी तरह नुकसान का सबब बनती है। तो अब हम ये डिस्कस करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि मोमेंटम आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। अब बुलेट हैज़ अ वेरी स्मॉल इनर्शिया। अब कहते हैं बुलेट के अंदर इनर्शिया ही कम है, यानी उसकी रेजिस्टिव पावर बहुत कम है ड्यू टू इट्स स्मॉल मैस। जितना हमने अभी पीछे पढ़ा मैस हैवी रखेंगे तो वो, बट वाई डज दिस इम्पैक्ट, इट्स इम्पैक्ट इज सो स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज़ फायर्ड फ्रॉम द गन। वो कहते हैं लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? अभी मैंने आपको बताया कि मोमेंटम इज एक्चुअली द इम्पैक्ट, द फाइनल रिजल्ट। जब वो कहते हैं जब गन से फायर करते हैं ये तो छू करके निकल जाती है, हमें नज़र ही नहीं आती, और जब पता लगता है कि किसी को लग गई है तो वो फिर पता लगता है कि वो तो डेथ हो गई है उस बंदे की। इसका मतलब इसका इम्पैक्ट जो है वो सो स्ट्रॉन्ग। ऑन द अदर हैंड वो कहता है अगर दूसरी तरफ देखें, द इम्पैक्ट ऑफ अ लोडेड ट्रक ऑन अ बॉडी कमिंग इट्स वे इज़ वेरी लार्ज इवन इट्स ट्रक इज मूविंग स्लोली। वो कहता है अगर ट्रक बहुत ज़्यादा स्लो भी चल रहा है उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा। वो कहता है टू एक्सप्लेन सच सिचुएशन वी डिफाइन द न्यू फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड मोमेंटम, जो कि क्या है, द बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पॉजेस ड्यू टू इट्स मैस एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट की वो चीज़ है जो प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी है, जो मैस एंड वेलोसिटी को प्रोडक्ट से जो हासिल होगी चीज़ वो उसका मोमेंटम होगा, और वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो मोमेंटम p ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैस m एंड वेलोसिटी v, दस p इज इक्वल टू mv। और अब आपको पता है इसके अंदर जो है वेलोसिटी वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो डेफिनेटली ये भी फिर क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। उसके ऐसे यूनिट्स जो होंगे, इसके किलोग्राम और इसके मीटर पर सेकंड, तो इसके जो मोमेंटम के जो यूनिट होते हैं वो ऐसे यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ गई? ओके, तो आज हमने जो टॉपिक में पढ़ा, हमने डायनामिक्स की डेफिनेशन पढ़ी है, हमने फोर्स के बारे में पढ़ा है, इनर्शिया के बारे में पढ़ा है और मोमेंटम के बारे में पढ़ा है। आज का जो लेक्चर है वो मैं यहाँ एंड इसलिए कर रहा हूँ कि आपने इन टर्मिनोलॉजीज़ को अच्छे तरीके से क्या कर लेना है, याद कर लेना है, समझ लेना है। कोई आपके पास क्यूरीज होंगी तो आप मुझसे डिस्कस कर लेंगे, ताकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो अब आपके पूरे आगे जो चैप्टर है उसके अंदर आप बार बार फोर्स देखेंगे, इनर्शिया देखेंगे, मोमेंटम देखेंगे, इवन दो के लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम देखेंगे, और 3 लॉज हम फोर्स के ऊपर भी जो नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आपने 1 to 1 इसको ईजिली डिस्कस करना है। नोट्स आपके पास ऑलरेडी हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे रेलिवेंट वो भी आपने साथ साथ तैयार करने हैं, MCQs भी हम साथ साथ तैयार करेंगे, और अगर कोई साइट पर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं उनके कोई क्वेश्चंस हैं वो भी आपको देखने होंगे। तो आपने इनको अच्छी तरीके से याद करना है, विद एग्जांपल लिखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, और वो आपने सेंड भी करनी है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।